गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने आपसे बात करी थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में हमने आपको बताया था IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा अभी तक 41 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया जा चुका है, उनको लागू किया जा चुका है। और इसी तरह से भारत की यदि हम बात करें तो इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अभी तक 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बना चुका है, और इसके लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है इंस्टीट्यूट के द्वारा अलग से गठित किया गया था, जिसको कि 21 अप्रैल 1977 21 अप्रैल 1977 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तब से लेकर के आज तक ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं उनको बनाने में लगे हुए हैं, और उनको टाइम टू टाइम जो है जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं उनको ध्यान में रख करके कहां कहां कुछ चेंज करना होता है उसको चेंज करके जो है इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ये भारत में जो है लागू करते हैं। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की हम बात करते हैं, ये सभी कंपनियों पर कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी संस्थाओं पर, सभी इंडस्ट्रीज पर, सभी कंपनीज पर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स पर, सभी पर लागू होते हैं। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो यदि हम ये कहें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो एप्लीकेबल होते हैं, इसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, उनको हम 3 वर्गों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टायर, सेकंड टायर एंड थर्ड टायर। तो ये क्लासिफिकेशन जो है, ये क्लासिफिकेशन किया गया, और कुछ जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो सभी प्रकार के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपनीज हैं, बिजनेस कंसर्न हैं, उन पर लागू होते हैं। तो फर्स्ट टायर, सेकंड टायर और थर्ड टायर, ये क्लासिफिकेशन किया गया है इंडस्ट्री को, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कि हम किस तरह से इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जो है यहां पर हम अपना रखेंगे, बनाएंगे। तो फिलहाल कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस तरह की कंपनीज पर लागू होंगे, एप्लीकेबल होंगे, उनके बारे में हम फिर डिटेल से आपसे बात करेंगे। अभी फिलहाल हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेकर के चलते हैं कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो बनाए गए हैं। आज हम कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में आपसे बात करेंगे कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं उनको भारत में बनाया गया है, और वो किस तरह से कौन सी कंपनियों पर एप्लीकेबल होंगे, बनाए जाएंगे। सबसे पहला आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, AS1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है, जिसको कि हम कहते हैं डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसको नवंबर 1979 में ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा पहली बार जो है इसको बनाया गया और इसको लागू किया गया। और ये
जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसको कि हम डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के नाम से जानते हैं, ये सभी प्रकार की जो संस्थाएं हैं, ऑल टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वेदर इट्स रिलेट टू फर्स्ट टायर और सेकंड टायर और थर्ड टायर, सभी प्रकार की जितनी भी संस्थाएं हैं उन सभी पर ये लागू होता है। यानी कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई भी कंपनी है, चाहे पार्टनरशिप फर्म है, सोल ट्रेड है, जो भी अकाउंट्स की बुक्स को मेंटेन कर रहा है, उसको इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, जब हम अकाउंट्स की बुक्स को मेंटेन करते हैं, बनाते हैं, तो उससे पहले हमें यह तय करना होता है कि हम अपने अकाउंट्स की बुक्स को किस तरह से मेंटेन करेंगे, किन किन चीजों को हम लेकर के चलेंगे। हम डबल एंट्री सिस्टम को एडॉप्ट कर रहे हैं, दोहरा लेखा प्रणाली को एडॉप्ट कर रहे हैं। हम इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन है, उस इन्वेंट्री के वैल्यूएशन को किस बेस पर करेंगे। डेप्रिसिएशन की जो मेथड्स हैं, वो डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड रहेगा या स्ट्रेट लाइन मेथड रहेगा, ये किस तरह से हम अपने अकाउंट्स की बुक्स में डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे। हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो फाइनेंशियल ईयर रहेगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो कैलेंडर ईयर रहेगा, दैट इज 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। और यह भारतीय बही खाता लेखा पद्धति के अनुसार दिवाली टू दिवाली रहेगा। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये पॉलिसीज मैटर हैं, और इनके बारे में हम शुरू में ही, जब हम अपनी अकाउंट्स बुक्स को मेंटेन करते हैं, तो इनके बारे में पहले से ही इस बात को तय कर लेते हैं। उसके बारे में डिस्क्लोजर जो है वो आवश्यक है, और इसके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है वो ASB के द्वारा फ्रेम किया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा। और ये जो फ्रेम किया गया है वो नवंबर 1979 में फ्रेम किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, दैट्स इज रिलेट टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को हम स्टॉक भी कहते हैं, और हिंदी में हम उसको रहतिये के नाम से जानते हैं। जो स्टॉक है ये ओपनिंग स्टॉक के रूप में भी हो सकता है और क्लोजिंग स्टॉक के रूप में भी हमारे पास में होगा। जब हम लेखा पुस्तकें स्टार्ट करते हैं तो पिछले वर्ष का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस वर्ष ओपनिंग में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम लेखा पुस्तकें क्लोज करते हैं उस समय हमारे पास जो अनसोल्ड स्टॉक है लेखा पुस्तकों में, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक की कैटेगरी में रखते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक का मूल्यांकन किस तरह से होगा। स्टॉक की यदि हम बात करें तो उसमें रॉ मटेरियल को हम इंक्लूड करते हैं, उसमें हम वर्क इन प्रोग्रेस को इंक्लूड करते हैं, उसमें हम फिनिश गुड्स को इंक्लूड किया जाता है, फिनिश गुड्स को भी इंक्लूड किया जाता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज की बात कही गई है। उसमें बताया गया है कि हम अपने स्टॉक का जो मूल्यांकन है वो किस प्रकार से करेंगे वैल्यूएशन को, क्योंकि जिस समय हम स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए एक हमारे पास होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, एक होता है मार्केट प्राइस, यानी कि लागत मूल्य, जिस मूल्य पे हमने उस स्टॉक को खरीदा है वो लागत मूल्य कहलाता है। और
एक होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब बाजार में अब उस इन्वेंट्री का, उस स्टॉक का क्या मूल्य चल रहा है। तो हम किस प्रकार से अपने स्टॉक का मूल्यांकन करें, इसके बारे में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज दैट इज डिफाइंड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। कई बार ये कहा जाता है कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, जो भी कम हो उसके आधार पर इन्वेंट्रीज का जो वैल्यूएशन है, वो जो मूल्यांकन है, वो किया जाना चाहिए। लेकिन इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यही चीजें आपको पूरी तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा जो है वो बताई गई हैं। इसको अप्रैल 1999 में, इसको अप्रैल 1999 में फ्रेम और रिवाइज किया गया था। तो ये बात आती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ओर, जिसको कि हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज रिलेटेड विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट्स रिलेटेड विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, इसको हम इसके अंतर्गत रखते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है, इसको फर्स्ट टाइम जो फ्रेम किया गया था वो जून 81 में फ्रेम किया गया था। जून 1981 में इसको फ्रेम किया गया था, और फिर रिवाइज किया गया इसको मार्च 1997 में। देन अगेन रिवाइज्ड अगेन 1997 मार्च, तब जो है इसको रिवाइज किया गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जैसे कि हम अभी 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात कर चुके हैं, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट सभी तरह की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए ये जरूरी नहीं है। ये केवल और केवल जो फर्स्ट टायर से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फर्स्ट टायर को बिलोंग करने वाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या कंपनीज हैं जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से अधिक हैं, या एसएमई जो एसएमई के अंतर्गत आते हैं, केवल उनके लिए ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसको इसको फॉलो करना जो है वो कंपलसरी है, वो जरूरी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अब जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की बात करते हैं तो इसमें 3 तरह की जो है एक्टिविटी आती है, ए बी सी। हमारे को कैश का फ्लो देखना होता है, और कैश का जो फ्लो है वो 3 तरह की जो एक्टिविटी है वो उससे जो है कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले जब बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं, जब बिजनेस का ऑपरेशन करते हैं, तो उससे बनती है एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा हमारा, जब हम लेकर के चलते हैं तो हम कुछ न कुछ अपने जो हमने ऑपरेशन से कैश जहां फ्लो हुआ है या हमारे पास जो अमाउंट पड़ी हुई है, तो कुछ ना कुछ हम इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को लेकर के चलते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और थर्ड वन होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू हमारे को बिजनेस में ऑपरेशन करने में मदद मिलती है, जबकि जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है इन दोनों का जो रिलेशन होता है ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, उसका रिलेशन उस बिजनेस कंसर्न से डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट कंसर्न होता है। जबकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम उन एक्टिविटीज को लेकर के चलते हैं जिनका कि उस बिजनेस के ऑपरेशन से कोई सीधा संबंध नहीं है, जो कि हमने फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उस एक्टिविटी को किया है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उसके द्वारा जो है जो कैश का फ्लो हुआ है, और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है हमारे को इसके थ्रू जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसके थ्रू जो है हमारे को बनाना पड़ेगा। और ये बात जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है उसमें इसको डिफाइन किया गया है। तो तीसरा जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो केवल फर्स्ट टायर के अंतर्गत आने वाली जो कंपनीज हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक का है, एसएमई के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए जो है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना जो है आवश्यक है। अब हम नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो बात है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 4 है इट्स रिलेट विद कंटिंजेंसी एंड इवेंट occurring after the balance sheet date, after the balance sheet date, contingency and event occurring after the balance sheet date। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम अपने अकाउंटिंग बुक्स को मेंटेन करते हैं, अकाउंट की बुक को बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग पीरियड को सेटल करते हैं। अकाउंटिंग पीरियड में बी फाइनेंशियल ईयर, में बी कैलेंडर ईयर और में बी दिवाली टू दिवाली, विच एवर में बी, जो भी है। तो जब हम बैलेंस शीट को तैयार करते हैं, जब हम अपनी लेखा पुस्तकों को तैयार करते हैं, जब हम अकाउंट्स की बुक को क्लोज करते हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर डेट पर होगा। इट मे बी ऑन 31 मार्च, इट मे बी ऑन 31 दिसंबर और इट मे बी ऑन दिवाली। जो भी हमने अकाउंटिंग पीरियड रखा है, उस अकाउंटिंग पीरियड में हम अपने अकाउंट्स की बुक्स को क्लोज करते हैं। अब बात आती है कंटिंजेंसी की। कंटिंजेंसी और उन आइटम्स की जो हमारे उस अकाउंट बुक्स जिस समय हम क्लोज कर रहे हैं, लेखा पुस्तकों को हम बंद कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड से संबंधित नहीं है। या तो वो पिछले वर्ष से संबंधित रही हैं, लास्ट ईयर से रिलेटेड है, या वो जो आने वाला नेक्स्ट ईयर है, कमिंग ईयर है, उस कमिंग ईयर से, अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 4 है, उस 4 में सीधे सीधे कंटिंजेंसी एंड इवेंट अक्योरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। आपने सुना होगा आइटम के बारे में, प्रीपेड, एक प्रीपेड होता है, एक आपने सुना होगा आउटस्टैंडिंग, एक आपने सुना होगा
एक्रूड इनकम और अनएक्रूड। और इसके अलावा आपने प्रोविजंस के बारे में, कंटिजेंसीज के बारे में, इनके बारे में आप जानते होंगे। अब प्रीपेड क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेज पेड इन एडवांस, ऐसे एक्सपेंसेज जिनको हमने एडवांस में पे कर दिया है। फॉर एग्जांपल, हम 31 मार्च को अपने अकाउंट्स की बुक्स को क्लोज कर रहे हैं और हम किसी काम को कराना चाहते हैं। हमने उस कार्य को कराने के लिए मान लिया था कि फर्नीचर मैन्युफैक्चरर को बुलाया, फर्नीचर हमने मैन्युफैक्चर कराना है, तो उसके लिए हमने कारपेंटर को बुलाया, कारपेंटर को बताया कि भाई इतना ही फर्नीचर जो है बनाना है। उसको 26 मार्च में हमने उसको बुलाया, उसने एक एस्टीमेट दिया और एस्टीमेट दे करके हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जब वो जाने लगा तो उसने कहा कि कुछ एडवांस मेरे को दे दीजिए, उसके जो भी हमने उसको काम देना था। काम अभी किया नहीं उसने, लेकिन उसने उस काम को करने के लिए एडवांस में पेमेंट मांग ली। हमने उसको 10,000 रुपए पे कर दिए एडवांस में। कब? 26 मार्च को, 26 मार्च को एडवांस में पेमेंट कर दिया। तो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस not accruing this year's balance sheet when we close the balance sheet, वो इस ईयर से जो 10,000 रुपए हमने दिए हैं वो इस वर्ष से संबंधित है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो काम स्टार्ट करेगा अप्रैल में, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेज हैं, इनका यहां पर इस बैलेंस शीट में यदि हम इनको इंक्लूड करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? क्योंकि दे तो दिए हैं तो बैलेंस शीट में आना भी है, कैश से विड्रॉ हो गए, लेकिन उसका एडजस्टमेंट जो है हमारे को करना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू। ऐसी आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का यह अर्थ होता है द सर्विसेज रेंडर्ड बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा अपनी सर्विसेज को पे कर दिया गया है, लेकिन उसका जो पेमेंट है, जो उसको हमने भुगतान देना है, वो भुगतान अभी हम उसको नहीं कर पाए हैं। सर्विसेज ले लिए, तो सर्विसेज जब ले लिए तो वो इसी फाइनेंशियल ईयर से या इसी कैलेंडर ईयर से या इसी अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड होंगी, लेकिन अभी कोई भी प्रॉब्लम रही हो, उस प्रॉब्लम के कारण हम उस व्यक्ति को पेमेंट नहीं कर पाए, तो ये हमारी एक तरह से क्या हो गया? लायबिलिटी हो गई। ये हमारी लायबिलिटी हो गई। क्यों? क्योंकि हमने उससे काम ले लिया है तो हमें पेमेंट करना है, और इसी फाइनेंशियल ईयर में, इसी अकाउंटिंग ईयर में हमने उससे काम लिया, तो इसी अकाउंटिंग ईयर में ही आना चाहिए। लेकिन अभी पे नहीं किया, पे हम अगले उसमें ले जाकर के करेंगे, तो इसका भी एडजस्टमेंट होगा। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज में आएगा। जब हम सर्विसेज ले लेते हैं लेकिन सर्विस के अगेंस्ट में उसको पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ये एक तरह से बिजनेस की लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, और ये लायबिलिटी फिर नेक्स्ट ईयर में बैलेंस शीट में, इस ईयर की बैलेंस शीट में आएगी, और नेक्स्ट ईयर जो है इसका पेमेंट होगा, तो इसका एडजस्टमेंट की आवश्यकता होगी। ऐसे ही एक्रूड इनकम और अनएक्रूड इनकम की बात करते हैं, कंटिजेंसीज की बात करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की बात करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, एक्रूड इनकम क्या हुई? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। बिजनेस ने इनकम अर्न कर ली है जो इसी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, तो इसी फाइनेंशियल ईयर में आनी चाहिए, लेकिन उनको अभी हमने रिसीव नहीं किया है, रिसीव नहीं किया। अनएक्रूड इनकम नॉट अर्न बट रिसीव्ड इन दिस फाइनेंशियल ईयर। तो ये एक तरह से क्या हो गया? एक्रूड इनकम जो है हमारी एक तरह से एसेट्स हो गई। अनएक्रूड इनकम हमने अभी अर्न नहीं की है, इसके लिए हमने सर्विसेज रेंडर्ड करनी है, या जो भी पेमेंट, जो भी सामान है हमने देना है,
तो ये एक तरह से मिल गया हमारे को एडवांस में, एडवांस इनकम हो गई है, तो ये एक तरह से बिजनेस की लायबिलिटी हो गई। तो ये एडजस्टमेंट के थ्रू हमें कवर करने होते हैं और इनको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में कंटिजेंसी और उन एंड इवेंट अकोरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, इसको हमने, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये अप्रैल 1995 में फ्रेम किया गया था और फिर इसके बाद जो है इसको 2 बार रिवाइज किया गया। एक 1 अप्रैल 2004 में और नेक्स्ट जो इसको फ्रेम किया गया है वो फ्रेम किया गया है 1 अप्रैल 2011 में, 1 अप्रैल 2011 में। ये 2 बारी जो है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फिर रिवाइज किया गया फिर दोबारा से, और जब इसको यहां पर रिवाइज किया गया तो इसमें इसके लिए एक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, और इसके लिए जब नेक्स्ट बनाया गया वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 बना दिया गया। और इसके बाद से इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ऑब्सोलीट कर दिया गया, यहां से हटा दिया गया, क्योंकि इसके अंतर्गत जो चीज जिन चीजों को हम लेकर के चल रहे थे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 कवर करेगा, और जो रेस्ट रह गई थी उसके बाद में उसका जो पार्ट था वो 1 अप्रैल 2011 से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 में जो है वो कवर किया जाएगा। तो 1 अप्रैल 2011 के बाद ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है ये एक तरह से अब व्यवहारिक नहीं रह गया है, नॉट इन प्रैक्टिकल। अब हम नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं और नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, AS5, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 की बात जो है हम करते हैं। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, prior period items and change in accounting policies that is taken in accounting standard 5। accounting standard में हम क्या लेकर के चलेंगे, net profit and loss for the period, जो net profit या loss जो for the period के लिए हम करेंगे, prior period का प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज में जो चेंज है उनको जो है हम, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो 1 अप्रैल 1996 में फ्रेम किया गया था ICAI के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके थ्रू हम नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड बनाते हैं। प्रायर पीरियड आइटम्स, प्रायर पीरियड आइटम्स का अर्थ होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको कि हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं, प्रारंभिक व्यय। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे जो आइटम्स होते हैं उनको हमने करना पड़ता है, उनको लेना पड़ता है। तो जो आइटम्स हैं वो आइटम्स क्या हुए, वो आइटम कहलाएंगे प्रायर पीरियड आइटम्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बताया, जैसे मान लिया था कि आप एक किसी बिजनेस कंसर्न को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो जब आप किसी बिजनेस कंसर्न को एस्टेब्लिश करना चाहेंगे तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले आप एक नाम उसके बारे में सोचेंगे, फिर आप उस नाम को रजिस्टर्ड और उसका ट्रेडमार्क जो है लेंगे, उसके लोगो बनाना चाहेंगे, फिर आप उसके लिए GST नंबर वगैरह ये सारी चीजें आप लेंगे। ये जो शुरू में इनिशियल वर्क आप कर रहे हैं, इन चीजों को लेकर के चल रहे हैं, इनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है दैट्स कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये प्रारंभिक व्यय है।
और अभी तक आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है। ये बिजनेस स्टार्ट होने से पहले हैं, पूर्व के हैं। तो प्रायर पीरियड आइटम्स और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज में यदि हम कोई चेंज करना चाह रहे हैं तो हम ये जो पहले के जो आइटम्स हैं प्रायर पीरियड के, जिनको कि हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं, क्या हम शुरू के साल में ही सारे के सारे राइट ऑफ कर देंगे? नहीं। यदि शुरू के ही ईयर में हम उन सारे के सारे एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि फर्स्ट ईयर की जो बैलेंस शीट है वो तो लॉस ही, एक तरह से लॉस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हो जाएंगे कि उससे जो आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जो एक्चुअल में आपके ऑपरेशन से प्रॉफिट हुआ उसका पता ही नहीं लग पाएगा कि आपका ऑपरेशन से क्या प्रॉफिट हुआ है। तो यहां जरूरी है कि हम जो प्रायर पीरियड एक्सपेंसेज हैं उन प्रायर पीरियड एक्सपेंसेज को किस तरह से लेकर के चलेंगे, ये जरूरी है कि हम उनको किस तरह से अपनी अकाउंटिंग बुक्स में लेकर के चलेंगे। हम उनको 5 साल में राइट ऑफ करेंगे या हम उनको 10 साल में राइट ऑफ करेंगे। जिस समय हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो शुरू में ही हम उसका एक बहुत बड़ा जो है एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा कर देते हैं। अब वो एडवर्टाइजमेंट शुरू में जब हम खर्च करते हैं तो हम अपना एक पहचान बनाने के लिए मार्केट में आ रहे हैं तो उसके लिए हम खर्च करते हैं, लेकिन उसका जो फायदा है वो आगे आने वाले कई वर्षों तक हमारे को मिलता रहता है। तो इसी तरह से जो डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज हुए उनका लाभ जो है हमारे को कई सालों तक मिलेगा। तो यहाँ हमारे को अकाउंटिंग पॉलिसी जो है इन के रिलेशन में क्या करनी पड़ेगी, फ्रेम करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, और इसको हम लेकर के चलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में, जिसको कि डिफाइन किया गया 1 अप्रैल 1996 में। नेक्स्ट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। नेक्स्ट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है, और 6 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की। किसकी बात करते हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की। और इसको जो है मई 1994 में रिवाइज किया गया। डेप्रिसिएशन क्या है? जो हमारी एसेट्स हैं, जो व्यवसाय की एसेट्स हैं, चाहे वो मशीनरी के रूप में है, तो जब हम उनको प्रयोग में लाते हैं तो उनके मूल्य में धीरे धीरे कमी आने लग जाती है, जिसको कि हम वेयर एंड टेयर एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। हमने मशीन तो परचेज कर ली, आज हमने कोई एक मशीन 20 लाख रुपए की खरीदी है और उसका लाइफ स्पेन 10 इयर्स है, 10 साल तक वो मशीन चलेगी। तो इसका मतलब आफ्टर द एंड ऑफ 10 इयर्स, 10 साल के बाद उस मशीनरी की जो ऑब्सलीट वैल्यू है वो लगभग 0 हो जाएगी, यदि हम स्ट्रेट लाइन मेथड के बेस पर चलेंगे। यदि डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड के आधार पर चलेंगे कि हमें डेप्रिसिएशन जो है वो लगाना है, वो जो मशीन है वो 10 साल चलेगी, उसकी कॉस्ट इतनी है, उस पर हम 10% की रेट से जो है वो वैल्यू जो है उसकी हम रिड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि 10 साल के बाद वो जो मशीनरी है वो काम करना बंद कर देगी, उसकी जगह पर आपको एक नई मशीन जो है वो लगानी पड़ेगी। तो इसलिए जरूरी है कि हमें डेप्रिसिएशन जो वेयर एंड टेयर एक्सपेंडिचर है उनके बारे में अभी से ही प्रोविजन करना पड़ेगा। और ये वेयर एंड टेयर एक्सपेंडिचर के बारे में, डेप्रिसिएशन के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो मई 1994 में रिवाइज किया गया, बताया गया, उसके बारे में यहां पर
बताया गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 6 है उसमें डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं, जो बिजनेस कंसर्न को लेकर के चलनी है, कौन से मेथड को वो लेकर के चलेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड को लेकर के चलेगा, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड को लेकर के चलेगा, या और किसी तरह से जो है वो डेप्रिसिएशन जो है चार्ज किया जाएगा, लगाया जाएगा, ये चीज जो है हमारे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में जो है वो क्लियर की जाए। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो है हम बात करते हैं, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जिसको कि अप्रैल 2003 में रिवाइज किया गया। अप्रैल 2003 में रिवाइज किया गया और ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। निर्माणी ठेके, जब हम निर्माण करते हैं, ठेका लेते हैं, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, ब्रिज कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, दैट्स ऑल आर इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अंतर्गत हम इसको इंक्लूड करते हैं। जब बात आती है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की, तो जब हम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लेते हैं तो यहां पर सबसे पहले बात आती है, एक होता है वर्क सर्टिफाइड, या तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये जरूरी तो नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसी ईयर में कंप्लीट हो जाए आपका, ये जरूरी तो नहीं। तो जब वर्क पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया है वो किसी एक फाइनेंशियल ईयर में या अकाउंटिंग पीरियड में कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो काम आपने किया होगा उस फाइनेंशियल ईयर में, उस अकाउंटिंग पीरियड में, तो कितने का वर्क आपने सर्टिफाइड किया है, कितना कार्य आपने किया और उसमें कितना कार्य जो है वो सरकार के द्वारा सर्टिफाइड कर दिया गया। फिर इसी तरह से आता है कैश रिसीव्ड, जब वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा तो कितना कैश उसके अगेंस्ट में आपको मिल चुका है। फिर कुछ काम ऐसा भी तो होगा जो उसी अकाउंटिंग पीरियड का है लेकिन आज की डेट तक अभी तक वो सर्टिफाइड नहीं हुआ है, या जब आप अपनी लेखा पुस्तकें क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो उन लेखा पुस्तकों को बंद करते समय, क्लोज करते समय वो वर्क अनसर्टिफाइड तो ऐसा काम कितना है जो आपने कर तो दिया है, आपकी तरफ से कंप्लीट हो गया है, लेकिन जिससे ने आपको ठेका दिया हुआ है उस व्यक्ति के द्वारा, आर्किटेक्ट के द्वारा अभी तक उस काम को प्रमाणित नहीं किया गया है, वो कहलाता है वर्क अनसर्टिफाइड। तो ये सारी चीजें जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में आएंगी, जिसका जो रिलेशन होता है वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से होता है, और इसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अंतर्गत लेते हैं। अप्रैल 2003 में इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 को रिवाइज किया गया था। अब हम नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ओर आगे आते हैं, और वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 रिलेट करता है
अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। R&D ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एट प्रेजेंट, जिसको कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा, और इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के द्वारा, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है आगे, जिसको कि अप्रैल 2003 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बनाया गया। लेकिन एट प्रेजेंट जो है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 जो है ये प्रयोग में नहीं है। अब इसकी जगह पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो कि अप्रैल 2003 में बनाया गया, और इसको नाम दिया गया इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब है अमूर्त संपत्तियां। दो तरह की एसेट्स होती हैं, एक टेंजिबल, दूसरी इंटेंजिबल। टेंजिबल वो होती हैं जिनको कि हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हाँ कि वो एसेट्स हैं, दैट्स कॉल्ड टेंजिबल। जैसे मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये फर्नीचर हो गया, फिक्चर्स हो गए, ये क्या है, दैट इज टेंजिबल एसेट्स। क्यों? क्योंकि हम इनको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, और ये टेंजिबल एसेट्स के अंतर्गत हम इनको लेकर के चलेंगे। और इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? जो एसेट्स तो हैं लेकिन वो एसेट्स के रूप में हमारे को दिखाई नहीं दे रही, अमूर्त, वास्तव में दिखाई नहीं दे रही, वो इंटेंजिबल एसेट्स के अंतर्गत रखी जाती है। इंटेंजिबल। अब इंटेंजिबल एसेट्स में जैसे हम बात कर रहे थे R&D की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब वहां जो प्रयोगशाला बनाई हुई है, जो बिल्डिंग है जहां पर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो रहा है, ये आपको दिखाई देगी, ये टेंजिबल एसेट्स में जाएगी। लेकिन जो आप रिसर्च कर रहे हैं, वो रिसर्च, जिस चीज को आप लेकर के चल रहे हैं, वो अभी आपको दिखाई नहीं देगी। जैसे अभी इस समय कोरोना वायरस महामारी चल रही है और उसके लिए वैक्सीन जो है, विश्व के समस्त देश जो है, बहुत बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं, वो वैक्सीन डेवलपमेंट करने में लगी हुई है अपने R&D डिपार्टमेंट के साथ में। करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है केवल इसी बात के लिए। रिसर्च की जा रही है और जो उद्देश्य है टू डेवलप द वैक्सीन, वैक्सीन को डेवलप करने में। तो जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो दिखाई दे रहा है, वो सारी चीजें तो टेंजिबल में आ गई। लेकिन जो काम आप कर रहे हैं, जो रिसर्च आप कर रहे हैं, जो दिखाई नहीं दे रहा है, जब वो बन करके आएगी तब वो अलग चीज हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जो करोड़ों करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं, वो सारा का सारा इंटेंजिबल, गुडविल इंटेंजिबल। तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये 8 जो है एट प्रेजेंट जो है ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अब उसकी जगह पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो कि अप्रैल 2003 में लाया गया, और वो उसको नाम दिया गया इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में हमने आपसे बात करी। कल नेक्स्ट लेक्चर में
8 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में हम आपको बात करेंगे। तो इस तरह से इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में हम आपको लगातार जो है वो, क्योंकि 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग जो है वो हम आपको करेंगे। तब तक आप इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़िएगा, इनसे रिलेटेड नोट्स जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जिनको कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा फ्रेम किया गया है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो इसलिए इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आप तैयार कीजिएगा, इनके नोट्स तैयार कीजिएगा, पढ़िएगा। यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे फोन के द्वारा, जो व्हाट्सएप नंबर है उसके द्वारा मुझसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी चीजें आपको बताई जा रही है, पढ़ाई जा रही हैं, उनके लिए अकाउंट्स के लिए जो है एक रजिस्टर्ड मेंटेन कर लीजिए, एक नोटबुक तैयार कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि रजिस्टर आपके पास नोटबुक इजीली अवेलेबल है, नोटबुक तैयार करते चले जाइए। और जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये वीडियो सेट में है तो वीडियो तो आपके पास मिलेगी ही यूट्यूब में, लेकिन इनको आप अपना साथ साथ यदि होमवर्क पूरा करके चलेंगे, आप अपनी नोटबुक बना करके चलेंगे, तो इसका बेनिफिट जो है आपको मिलेगा। तो आप अपना रजिस्टर जो है वो मेंटेन कर लीजिए। अकाउंट्स के लिए नोटबुक बनाना चाहते हैं, नोटबुक बना लीजिए। जो असाइनमेंट देते हैं, कई बार आप बच्चों के द्वारा ये पूछा जाता है कि जी इसके लिए अलग से रजिस्टर बना लें, इसके लिए अलग से नोटबुक बना लें। कोई जरूरत नहीं है अलग से नोटबुक बनाने की, कोई जरूरत नहीं है अलग से अकाउंट्स का रजिस्टर मेंटेन करने के लिए। जो आपने बनाया है, जो असाइनमेंट दिया जा रहा है, वो असाइनमेंट भी जो है उसी में आपको तैयार करना है। अब मैं असाइनमेंट जो आपको दूंगा वो अभी 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में हमने आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में और डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है मैं आपको इनसे रिलेटेड कुछ असाइनमेंट आपको दूंगा, जो कि आपको अपनी नोटबुक में या जो अकाउंट का रजिस्टर बनाया हुआ है उसमें आपने करना है। टिल देन, बाय।